देखो अगली बात पढ़ते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन पढ़ रहे थे ना, जहां तक पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर लेना। देखो इट के बारे में समझते हैं, ठीक है ना, कि इट का यूज कहाँ करते हैं। हमने कहा था ना तो इट का यूज पढ़ेंगे अभी, तो बाकी सभी तो समझ में आते हैं, ठीक है ना। इट का यूज क्लियर नहीं होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है इट का। समझ लेते हैं। जैसे इट का जो पहला यूज होता है वो होता है मेंशन करने के लिए डे, डेट, ईयर, मंथ एटसेट्रा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे एग्जांपल देखो इसके, जैसे कहीं लिखा है आज सोमवार है, क्या लिखोगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज मंडे टुडे, बोलते हैं कि नहीं? बताओ क्यों भाई? तो यहां पे मंडे आ रहा है, मंडे को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो मंडे किसका पार्ट है? डे का। डे है ना एक मंडे, तो किससे शुरुआत करेंगे? इट से, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा इसका? ए हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और बताओ। जैसे हमने बोल दिया इट इज फेब्रुअरी या इट इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो फरवरी को रिप्रेजेंट करना है, क्या लगाएंगे? इट। बात समझ आ रही कि नहीं? किसी को डाउट? सेकंड देखो, टू मेंशन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें दिखाना है, या एनिमल को, या किसी चीज का जिसका जेंडर नोन नहीं है, मतलब एन अननोन जेंडर, जेंडर पता ना सबको? हाँ, लिंग है ना, पुरुष है स्त्री। अगर ये रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? इट का। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं, जैसे हमने बोल दिया इट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है, या इट इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, ठीक है ना। बुक एक ऑब्जेक्ट है ना, तो बुक अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको शो करने के लिए इसका यूज करेंगे? इट का। और जैसे ने बोल दिया द काउ लव्स इट्स काफ, ठीक है, गाय अपने बच्चे को प्यार करती है, तो देखो काफ के लिए आएगा। हालांकि यहाँ पे क्या हमने इट का यूज किया है, तो इट तो सब्जेक्टिव होता है, यही इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस वो क्या होता है? इट्स, ठीक है ना, सॉरी पॉजिटिव केस। कौन सा केस? पॉजिटिव केस। मेरी बात समझा दी कि नहीं? बाकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? इट। ये बात ध्यान रखना, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, पहले पढ़ चुके हम लोग, है ना। पॉजिटिव केस में हम किसका यूज करते हैं? इट्स का। क्लियर? तो यहाँ काफ आ रहा है ना, तो नाउन पर इसका रिलेशन है नाउन से, इसलिए क्या आएगा? इट्स। तो इट का यूज तो समझ में आ ही रहा है ना कि इट्स फॉर्म में हो रहा है, अलग चीज हो गई। जैसे ने लिखा द बेबी इज क्राइंग, फुल स्टॉप, डैश मस्ट बी हंग्री। जिसमें लिखा है कि बच्चा रो रहा है, इसे भूखा होना चाहिए या ये भूखा होगा, तो यह के लिए हम क्या यूज कराएंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? इट, क्योंकि हमें बेबी का जेंडर क्या है? नोन नहीं है, पता नहीं। तो एनिमल आया था तो हमने लगा दिया इट्स या इट, लेकिन जहाँ पे हमें जेंडर भी क्लियर नहीं है तो वहाँ भी किसका यूज करेंगे? इट का। यहाँ जेंडर क्लियर नहीं ना, समझ आई बात की नहीं? थर्ड, या इसी में एक चीज और समझ लो, थर्ड बात बताते हैं। तो बेबी की बात की जा रही, ठीक है, तो बेबी किसी चीज का भी हो, इवन तुम एनिमल, क्या एनिमल में जैसे तुम्हारे फिश हो गए, ठीक है ना, इन सभी के लिए, और किसी के बच्चे हैं, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, यंग वन, है ना, किसी युवा के लिए, तुम्हें पता ही होगा, ऐसे चाइल्ड के लिए स्पेसिफिकली हम यूज करते कि नहीं करते? तो इन सभी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? इट का। भाई ये सब भी तो एनिमल है, क्या बर्ड एक एनिमल नहीं है? क्यों? तो बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, फिश हो गई, ऑफ स्प्रिंग हो गए, यंग वन हो गए, चाइल्ड हो गए, रेप्टाइल हो गए, सबके लिए इसका यूज करेंगे हम? इट का यूज करेंगे। कोई डाउट किसी को? क्यों भाई, कोई डाउट है किसी को?
तीसरा मेंशन करते हैं हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं यूज को इट को किस फॉर्म में यूज करते हैं एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आगे पढ़ते हैं, पहले जल्दी से इसको नोट करो, जगह नहीं। देखो नोट कर लिया है ना। थर्ड इसका देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड में क्या चेंज करें, चलो पूरे रख करते हैं। मतलब 3 तरह से कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना, इट के यूज को। 2 हमने पढ़ लिए। थर्ड देखो, टू मेंशन और टू इंट्रोड्यूस एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो समझ लो, टू इंट्रोड्यूस एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देखो कैसे, जिसमें सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज मी हु एक ही हो गया एग्जाम्पल, एक और लिखते हैं। चलो ठीक है, 2 बहुत। तो सेंटेंस लिखा पहला इट इज मी हु ब्रोक द ग्लास, क्या होगा। तो ध्यान रखो हमेशा जब भी इट का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं किसका, इंट्रोडक्शन देते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है ना। यहाँ जो पर्सनल प्रोनाउन आया है हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसकी सहायता से, इट की सहायता से। तो अगर इट की सहायता से इसको यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखो केस ये क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्टिव केस। क्या आएगा हमेशा, सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस आना है, अगर नाम दिया से सीधे तो ऐसे सब्जेक्ट हो गया, नहीं अगर कहीं पर्सनल प्रोनाउन दे दिया गया हम उसको सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे उसके सब्जेक्टिव केस में। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना इट के साथ आने वाली हमेशा, ये हमेशा सिंगुलर रहती। क्या रहती, सिंगुलर। तुमने इसको प्लूरल कर दिया है, क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो देखो जरा, लिखा है इट इज मी हु ब्रोक द ग्लास, तो पहले तो यहाँ मी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले इट आया फिर हेल्पिंग वर्ब, चाहिए क्या हमें, सब्जेक्टिव केस। क्या मी सब्जेक्टिव केस है, नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज आई। क्लियर होगी बात कि नहीं। अगला क्या है, इट वर देम हु केम लेट, तो इट वर देम, इट का यूज आया, फिर क्या आ रहा, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे चाहिए, सिंगुलर, तो यहाँ ये सिंगुलर होनी चाहिए ना, भले ही यहाँ पे प्लूरल आ रहा हो लेकिन हम उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में देख रहे हैं, है ना, क्यों, इसके लिए थोड़ी ना हम यूज कर रहे हैं, हम तो इट के लिए यूज कर रहे हैं, तो इट तो सिंगुलरिटी को दिखाता है, इसी वजह से यहाँ वर कहना गलत है, क्या होगा, वॉज। और दूसरी बात, हम इट के साथ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ला रहे हैं तो देम नहीं होगा, देम की जगह क्या होगा, ते। कोई डाउट किसी को, समझ में आया सभी को। तो ये 3 तरह की कैटेगरी है जिसमें हम इट का यूज करते हैं, डे डेट मंथ वाला, एनिमल ऑब्जेक्ट या अननोन जेंडर के लिए, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। भूलोगे तो नहीं, क्या क्या है 3 कैटेगरी, पहली क्या है, डे डेट मंथ ईयर, सब एक तरह के ही हैं। दूसरी क्या है, एनिमल ऑब्जेक्ट या फिर अननोन जेंडर के लिए। तीसरा क्या है, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्लियर, नोट करो। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उनको नोट करो जल्दी से।
ठीक है ना, सेंटेंस नोट कर लिए सभी ने, जल्दी से इनको करने का प्रयास करो। देखो इसमें क्या एरर है, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन और के बिहाफ पर, ठीक है ना, जल्दी चेक करो एक बार फिर हम बताएं। देखो हम बता रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हम अरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन का। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरेंजमेंट, कि किस तरह से अगर एक साथ कई आ जाते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या कहीं पर भी, तो हम किस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन को पहले लिखें, सेकंड को या थर्ड को, या सेकंड पहले थर्ड पहले, तो इसका अरेंजमेंट क्या होता है ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो देखो जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर हम एटिकेट की बात करें, एटिकेट या इसी को हम बोल सकते हैं मैनर, तो एटिकेट या मैनर का मतलब क्या होता है? ढंग, तरीका, चीज़ों को करने का। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एटिकेट जानते हो ना, एटिकेट वर्ड सुना है कभी? कोई बात नहीं, सुन लो, आज व्यवहार बोलते हैं, ठीक है ना। जो बिहेवियर होता है ना, जो स्वीकार किया जाता है सोसाइटी में, उसी को एटिकेट बोलते हैं, मैनर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? दैट मीन्स एक्सेप्टेड बिहेवियर। अब अच्छा, तुमने कोई कार्य किया, बड़ा अच्छा कार्य था, ठीक है ना, तुमने, तुम्हारे दोस्त ने और कोई थर्ड पर्सन ने किया, तुम क्या कहोगे? मैंने किया। अगर तुम पहले अपने आप को रख के बोलोगे तो लोग ये कहेंगे तुम्हारे अंदर अभिमान है, घमंड है। क्या ये सही व्यवहार है? नहीं ना। तो जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं हमने कोई अच्छा कार्य किया, दैट मीन्स गुड एक्ट, है ना, हमने कोई ड्यूटी परफॉर्म की है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, मतलब जितनी भी पॉजिटिविटी वाली चीज़ें अगर वो कर रहे हो, ठीक है ना, तो आचरण तो यही कहता है ना कि हम अपने आप को सबसे पीछे बताएं, ठीक है ना। तो इसका क्रम क्या होता है? जब भी किसी सेंटेंस में इनकी बात की जा रही हो और हमें पर्सनल प्रोनाउन को अरेंज करना है, तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है? 2 3 1 का। क्या होता है? 2 3 1 का। अपने आप को हम सबसे बाद में रखते हैं, जो कहीं नहीं था, थर्ड पर्सन था, उसको सबसे पीछे, उसको बीच में, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत किससे करते हैं? सेकंड पर्सन से, मतलब पहले यू रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन के केसेस, फिर अपने आप को। तो यही तो सही जेस्चर हुआ, सही मैनर हुआ कि अच्छे कार्य में अपने को, आपको सबसे पीछे रखा। लेकिन मान लो गुड एक्ट की जगह तुमसे कोई गड़बड़ी हो गई, बैड एक्ट है कोई, ठीक है ना, या किसी में कोई आरोप लगाया जा रहा है तुम पर और किसी व्यक्ति पर साथ में तुम्हारे, या फिर तुम किसी चीज़ में अभियुक्त हो, आरोपी हो, एक्यूज हो, तुमने कुछ गलती करी। तो जब भी इस तरह के केसेस होते हैं तो एटिकेट यही बोलता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि पहले हम अपने ऊपर लें उस जिम्मेदारी को कि हाँ हमारी गलती, ठीक है ना। और जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो हमेशा हम अपने आप को पहले, फिर तुम्हारे ऊपर कि तुमने मैं समझाया नहीं, तीसरा है तो वो तीसरा ही है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सही क्रम होता है, इसको कोई भूलेगा तो नहीं, पक्का ना। तो गुड एक्ट, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो 2 से 31 का क्रम होगा, 2 3 1 का। बैड एक्ट, ब्लेम या एक्यूज होगा तो हम 1 2 3 का क्रम यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर ना? बोलोगे तो नहीं? चलो एक एक करके देखते हैं। लिखा है यू एंड मी आर हैप्पी टुडे। तो यू एंड मी आर हैप्पी टुडे प्रसन्नता की बात है ना, पॉजिटिव नेचर आ रहा है ना, गुड एक्ट समझ सकते हो। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? 2 3 1 का। सेकंड पर्सन अपनी जगह है और मी अपनी जगह है, लेकिन इसमें गलती कहाँ से हो गई पिछली एक्सरसाइजेस से? क्या मी का यूज करना सही है? नहीं, क्योंकि हम वर्ब के पहले यूज कर रहे हैं ना, तो दोनों ही सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो क्या होगा? यू एंड आई। क्लियर? 2 सब्जेक्ट मिले हैं, प्लूरल हो गया केस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सही है अपनी जगह, आर हैप्पी टुडे। अब सेंटेंस सही हुआ। कौन मेरी बात से सहमत नहीं? सभी लोगों सहमत? समझ में आ रहा है? दूसरा देखो, द टीचर स्कोल्डेड हिम एंड आई। स्कोल्डेड पता है ना, रिव्यूक या रेप्रीमेंड, फटकारना। तो स्कोल्डेड क्या है? वर्ब है यहाँ की। वर्ब के बाद जब भी पर्सनल प्रोनाउन आते हैं मानवी, तो कौन से केस में आते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है, लेकिन आई होता है क्या? पहले तो आई नहीं होगा, क्या होगा? मी। दूसरी बात,
डांट पड़ी ना, तो डांट पड़ी पहले अपने आप को बताएंगे, हमें पड़ी फिर तुम्हें पड़ी। तो यहाँ मी गड़बड़ हो गया, तो मी को पीछे ही ले सकते हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी, अगर एक्ट गलत हो गया कोई कार्य या ब्लेम किया जा रहा है, किसी में एक्यूज हो, तो हम पहले अपने ऊपर लेंगे। तो मी कहाँ आएगा आगे, यहाँ मी होगा, हिम कहाँ चला जाएगा इसकी जगह। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? तो हो जाएगा द टीचर स्कोल्डेड मी एंड हिम। ठीक है, थर्ड देखो अगला लिखा है आई यू एंड ही हैव लर्न द लेसन। ठीक है, तो यहां पर आई यू एंड ही का केस दिया हुआ है, हैव लर्न द लेसन, लेसन लर्न कर लिया है, अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य अपने आप को पीछे रखोगे। अब पहली बात तो यहाँ सब्जेक्टिव केस होने चाहिए सारे, और हैं भी, कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन ऑर्डर सही नहीं, ऑर्डर अरेंज कर दो। क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई। क्लियर, कोई डाउट किसी को? अब तो ये सही हो गया ना, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला यू सी एंड मी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब लॉस हुआ ना, अगर लॉस हुआ, हानि हुई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है हानि के मामले में, तो हम किस तरह का यूज़ करेंगे, 1 2 3 का केस। तो अगर 1 2 3 यूज़ करेंगे तो सब्जेक्टिव केस में तो सभी हैं, ये लाइन तो गलत होगी ना अपने आप में। हम इसे क्या कर देंगे, आई फिर यू एंड सी इज। अब इज आएगा क्या, क्यों भाई बताओ, इस तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। क्या आएगा, आर। ये बात मत भूल जाना, पूरा सेंटेंस देखना, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अगले पे आ जाओ फिफ्थ में, रोहित आई एंड यू डिडंट सबमिट योर हिज आवर रिपोर्ट। तो पहले तो आगे देखते हैं, वर्ब के पहले तीनों सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, है कि नहीं है? फिर केस क्या लगेगा, 2 3 1 का ना, लेकिन यहाँ डिड नॉट सबमिट आ गया। अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, नेगेटिविटी से हो रही ना, नेगेटिविटी हो गई तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट अपने आप को। तो रोहित आई एंड यू नहीं होगा, क्या होगा, आई यू एंड रोहित। क्लियर होगी बात नहीं? अब देखो इसमें अब इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसको चूज करते हैं। इसमें तो देखो कैसे हम चूज करते हैं, जब पॉजिटिव केस आ जाता है, जब कई सब्जेक्ट दिया होते हैं और पीछे आ जाए पॉजिटिव केस, तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएं, सभी के अकॉर्डिंग लगाएं या किसके अकॉर्डिंग लगाएं? कंफ्यूजन है ना इस बात का। तो देखो कैसे यूज करते हैं, देखो 3 जगह हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके साथ हम यूज करने जा रहे हैं अपना प्रोनाउन, पॉजिटिव केस का करने जा रहे हैं ना। ध्यान रखो अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए कहीं पर और यहाँ कुछ भी दिए हो तुम्हारे, हमेशा हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अवर का। प्लूरल हो जाएगा ना पहली बात तो, भाई हम हैं किसी कार्य में तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अवर लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन नहीं है, यू आ गया, दैट मीन्स सेकंड पर्सन आ गया। अगर यहाँ आई मतलब ये फर्स्ट पर्सन लिखा है, ठीक है ना, ये सेकंड पर्सन आ गया, और सेकंड पर्सन आ गया, बाकी कुछ भी लिखा होगा, ये नहीं दिया है या ये नहीं दिया है, ठीक है ना, मतलब जिसकी प्रेफरेंस होगी वही होगा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन आ गया तो अवर लगेगा, सेकंड पर्सन मेन है उसमें, फर्स्ट पर्सन नहीं दिया गया है तो क्या लगेगा, योर लगेगा। और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड नहीं है और क्या दिया गया, थर्ड पर्सन दिया है, ये अवेलेबल है सेंटेंस किसी फॉर्म में भी हो। कई लोग हों जैसे रोहन, रोहित, मीरा, गीता, ठीक है ना, तो इनके सब के लिए हम क्या लगाएंगे, देयर। भाई प्लूरल तो लगेगा ही क्योंकि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सिंगुलर तो आ ही नहीं सकता इसमें। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, भूलोगे तो नहीं। अब देखो तो इस सेंटेंस देखो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है ना, अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया तो क्या आएगा, अवर रिपोर्ट आएगा। क्या ये गलत नहीं होगा दोनों? इसका लिखा है इट इज हिम एंड मी। अब फिर से देखो इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है कि नहीं, इसके बाद क्या आ रहा, हेल्पिंग वर्ब आ रही, सिंगुलर आएगी ना, सही अपनी जगह। लेकिन जो हिम और मी आए हैं ये किस केस में होंगे, सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए ना। अभी उन्हें पढ़ाया था, क्या हिम सब्जेक्टिव केस में दिया है क्या, नहीं, गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ पे एंड मी। आगे जो क्या लिखा है, हु कॉन्स्पिरेटेड अगेंस्ट, षड्यंत्र किया है ना, नेगेटिव थिंक है ना, नेगेटिव एक्ट है ना। जब नेगेटिव एक्ट होता है तो पहले हम किसको यूज करते हैं, अपने आप को। तो हिम एंड मी तो नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों जगह, यहाँ तो आई आ जाएगा क्योंकि पहले तो क्रम होना चाहिए 1 और 2 और 3 का।
उसको सेट करना है। साथ ही साथ हमें सब्जेक्टिव केस लिखने हैं दोनों जगह, लिखने सब्जेक्टिव केस क्योंकि इट आ रहा है आगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। तो आई एंड ही, क्लियर होगी बात ना। इसको नहीं देखोगे, इसको यहां पर अगर तुमने देखा कि वर्ब के बाद लगाना ऑब्जेक्टिव केस, यही तो एरर देता है इसमें, क्योंकि इट का यूज हो रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट होने चाहिए यहाँ पे दोनों जगह, सब्जेक्टिव केस होने चाहिए। इसका देखो हु कॉन्स्पिरेटेड अगेंस्ट, अब भाई कॉन्स्पिरेसी की है, वर्ब है ना, इसके बाद जो आ रहा है क्या दे आ सकता है, वर्ब के बाद क्या आता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए क्या हो जाएगा देन। क्लियर। अगला देखो लिखा है साक्षी यू एंड तरुण हैज परफॉर्म्ड अवर हिज देयर योर ड्यूटीज। तो साक्षी यू एंड तरुण केस आया, फर्स्ट पर्सन है नहीं, छोड़ दो फर्स्ट पर्सन को। ध्यान है, जब भी इस तरह दिया जाए दो थर्ड पर्सन आ जाए तो पहले तो इसमें क्या है ड्यूटी परफॉर्म करी, गुड एक्ट है, 2 3 1 बनेगा, तो 1 तो है नहीं तो 2 लिखो पहले, तो क्या हो जाएगा यू। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये तो रॉन्ग था, मान लो यू आ जाएगा आगे, लेकिन हम साक्षी पहले लिखें या तरुण पहले लिखें, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो मैस्कुलिन जेंडर को आगे लिखा जाता है हमेशा किसी भी केस में, चाहे गुड एक्ट हो चाहे बैड एक्ट हो, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर कहाँ रहेगा आगे। तो इसमें मैस्कुलिन कौन है तुम्हारे हिसाब से, तरुण एंड साक्षी। तो यू तरुण एंड साक्षी हैज परफॉर्म, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, हमने भी बताया था ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड है, ये थर्ड है, प्रेफरेंस किसकी बन गई, सेकंड की बनी ना, क्योंकि हमें इनमें सेलेक्ट करना है पॉजिटिव केस में। तो क्या लगाएंगे, अवर लगाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि यू इसमें सेकंड है ना, प्रेफरेंस पे है, तो हम किसका यूज करेंगे योर का, बाकी सभी क्या हो जाएंगे रॉन्ग। क्लियर हो गई बात कि नहीं। किसको भी इसमें कुछ समझ में ना आया तो पूछो हमसे, किसमें हेल्प, हाँ यहाँ हेल्पिंग वर्ब सही करो, गुड। ये सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है ना, तो ये हैज गलत है ना, क्या होगा है, सही कर लो, ठीक है ना। कुछ और कोई दिक्कत किसी को, कर लोगे सभी लोग, नोट करो। देखो आगे बढ़ते हैं इससे, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, समझ में आ गया सभी को। देखो एक अब नई कैटेगरी पे चल रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये सब तो आ रहे हैं जो आ रहे हैं, अब मान लो कि सब्जेक्टिव केस में कोई प्लूरल का फॉर्म आ गया, फिर क्या करेंगे देखो। देखो ये दो सेंटेंस जैसे दिए हुए हैं, अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हमने कुछ भी लिख रखा हो, चाहे यू हो, भाई यू तो वैसे ही समझ में नहीं आता ना, सिंगुलर है या प्लूरल है, जब तक सेंटेंस किसी व्याख्यात्मक विधि से ना दिखाया जाए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना हो, तो क्लियर ही नहीं होता यू है या बहुत सारे यू हैं, है ना। तुम या तुम सब कैसे क्लियर करोगे, यू लिखोगे, बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हम यू ऑल लिख देते हैं या ऑल ऑफ यू कर देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर यू जो है वो प्लूरल केस तुम मान लो या सिंगुलर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। दे आ रहा है, कई बार आ चुका है पहले भी। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वी। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं। तो जब भी तुम्हें वी कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, वी, जब हमने सबको शामिल कर ही लिया, वी में तो हम भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, तो जब हम कह ही रहे हैं तो ध्यान रखो कि जब भी वी आ जाए तो वी को हमेशा क्या मानते हैं, फर्स्ट पर्सन।
ठीक है ना, फर्स्ट के फॉर्म पे लिखेंगे या फर्स्ट के प्लेस पे लिखेंगे। इसके बाद हम यू का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी आ रहा होगा ही सी इट दे, कुछ भी आ रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? कोई डाउट किसी को? अब इम्पॉर्टेंट ये है कि गुड एक्ट बैड एक्ट इसमें मतलब मायने रखता है कि नहीं? नहीं रखता। चाहे गुड एक्ट हो चाहे बैड एक्ट हो, दोनों ही कंडीशन में हम यही केस फॉलो करते हैं। किसका? फर्स्ट, सेकंड और ये बाकी सभी क्या है? थर्ड। बोलोगे तो नहीं? मतलब वी पहले ही रहेगा हमेशा, चाहे गुड एक्ट हो चाहे बैड एक्ट हो, जब प्लूरल में वी का यूज़ कर लिया जाए। बाकी सबके हम प्लूरल यूज़ कर ही चुके हैं, दे अक्सर हम लिखते रहे हैं एग्जाम्पल्स में, तो उनकी कोई नीड नहीं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, मान लो कि पॉजिटिव केस में हमें यूज़ करना है, कि पॉजिटिव केस में किसको चूज़ करें, वो तुम जानते हो प्रेफरेंस होती, ठीक है ना। तो वी की अगर प्रेफरेंस बन रही है, वी उसमें दिया हुआ है, हम तो यहाँ पढ़ा ही रहे हैं वी वाले, तो वी जरूर होगा उसमें, तभी तो ये अपनाओगे, नहीं तो पुराना लगाना फिर। और जब वी अपना लिया तो ध्यान रखो कि वी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे? किसका यूज़ करेंगे पॉजिटिव केस में? अवर का, अगर पॉजिटिव केस है तो। चलो बाकी दो सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा है यू वी एंड राधा विल अरेंज द फाइल्स, तो क्रम ही चेक करना, सीरियल। हमने कहा कि 1 2 3 रहेगा इसमें, तो क्या हमें वी को पहले नहीं रखना पड़ेगा? पहले हम क्या लिखेंगे? वी, यू नहीं होगा। उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे? यू, और उसके बाद राधा अपनी जगह लिखी, सही। तो वी यू एंड राधा विल अरेंज द फाइल्स। अगला लिखा है दे यू एंड वी आर टू, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि बैड एक्ट है या गुड एक्ट है, यहाँ बैड एक्ट है वैसे, लेकिन वी आ गया तो फर्क नहीं पड़ता। अगर वी आ गया तो हम वी कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले तो वी यू एंड दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द लॉस। अगर मान लो इसके पीछे पॉजिटिव केस आ जाए तो हमेशा क्या लगेगा? अवर। कोई डाउट किसी को? कर लो सभी लोग, नोट करो इसको जल्दी से। देखो भैया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, पढ़ लिया, हो गया ना। अब आगे पढ़ते हैं दूसरा, इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहो, इंग्लिश वाली, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो भैया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेट तो तुम्हें पता ही है ना, किसी चीज को पॉइंट करना है ना, व्यक्त करना। तो मीनिंग क्या होगा? टू डिमॉन्स्ट्रेट और टू पॉइंट आउट, मतलब किसी की ओर इशारा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। इसमें से 4 भाग ही हैं, कौन कौन से? दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है ना। ये जो दिस होता है, ये तुम जानते हो क्या कैसा होता है? सिंगुलर। कैसा होता है? सिंगुलर। इसमें तो किसी डाउट नहीं कैसा होता है। तो दिस हो गया हमारा सिंगुलर, और ऐसे ही जो दैट होता है ये भी क्या है? सिंगुलर। दीज और दोज क्या होते हैं? प्लूरल। ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जो नियर हो, जो पास हो, तो नियर सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? दिस का, और प्लूरल में दोस का। और कोई सब्जेक्ट दूर हो, फार सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी जिसके लिए भी यूज कर रहे हैं उनको, तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? दैट और दोस का। सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे दिस दैट का, प्लूरल है तो दिस दोस का। कोई दिक्कत? अब बात आती है कि इनके आगे पीछे क्या आता है। तो शुरुआत तो इन्हीं से होगी, क्योंकि व्यक्त करने जा रहे हो, पॉइंट आउट करने जा रहे हो। पॉइंट आउट कर रहे हो तो इनको इनके पहले कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो इनके बाद ही होगा कुछ ना कुछ। तो इनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, या फिर कोई मेन वर्ब आ सकती है, या फिर हो सकता है कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने बोल दिया तुमसे, यू टेक दिस, ठीक है ना, आई विल टेक दैट, ऐसे बोला तो तुम ये लो मैं वो लूँगा, बस हो गया, बात खत्म। क्या दिस के बाद कुछ आया? तो ऐसा भी हो सकता है कुछ ना आ रहा हो।
जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छा इसका, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा है दिस इज माई बैग, तो हम यही तो बता रहे हैं कि ये बैग मेरा है, तो हम बैग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं इसकी ओर, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दिस का यूज करेंगे क्योंकि पास में भी है, और दूसरी बात क्या है, सिंगुलर है, किसका यूज कर रहे हैं, दिस का। अगर हम दैट का यूज कर रहे हैं, दैट इज माई बैग, इसका वो दूर है, फार सब्जेक्ट है, क्लियर होगी बात कि नहीं। तो दिस और दैट का यूज करना ही तुम्हें बताएगा कि वो चीज नियर है या फार है। कई जगह ऐसा होगा कि इनका यूज दिया होगा, सेंटेंस में भी देखो हम देखते हैं फिर बताते हैं, पहले नोट करो जल्दी से इसको। देखो सेंटेंस हम कुछ लिख रहे हैं, को ध्यान से देखो पहले, नोट कर लिए सभी ने, नोट करो जल्दी से। देखो भाई पहला सेंटेंस देखो, तो लिखा है आयुषी हैज़ एन आईफोन एंड अ बाइसिकल, यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। यहाँ पर दिस और दैट का यूज़ किया है, ध्यान है ना, हमने क्या कहा था, दिस का यूज़ करते हैं जो पास में हो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उसके लिए, ठीक है ना। तो हमें बताओ कि दिस के पास में क्या है, ये बाइसिकल है या ये आईफोन है। भाई ये टेक वर्ब किसके लिए आ रही है, लेने के लिए ना, क्या लेने के लिए, आयुषी को लेने के लिए, आईफोन या बाइसिकल में किसी चीज को लेने के लिए आ रही। तो दिस किसके लिए आया, बाइसिकल के लिए आया, आईफोन के लिए आया, किसके लिए आया, किसके लिए, आईफोन के लिए। कितने लोग कह रहे हैं दिस आईफोन के लिए आया, जल्दी बताओ। दिस आईफोन के लिए आया, किसके लिए आया, जरा आईफोन वाले लगा उठाएं हाथ एक बार, कोई नहीं उठा रहा, किसके लिए आया, बाइसिकल के लिए। अभी तो बताया कि नियर सब्जेक्ट के लिए आएगा ना, तो दिस का यूज किया गया है बाइसिकल के लिए, समझो इस बात को। और ये जो दैट आया ना कि मैं वो लूंगा, तो वो क्या मतलब, आईफोन, इस सेंटेंस में। बात समझ में आई कि नहीं। तो हमें स्ट्रक्चर क्या समझ में आया कि मान लो कि इस तरह से दिया हुआ है कि एक नाउन दिया गया है, ठीक है ना, एक अनदर नाउन दिया गया है, और फिर उसके बाद आगे जाके दिस आ रहा है और
दैट आ रहा है, ठीक है ना। किस तरीके से आ रहा है वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो हमेशा ध्यान रखो ये जो दिस आ रहा है ये पास वाले के साथ आएगा, इसलिए नाउन टू के साथ जाएगा, और जो दैट है ये किसके साथ जाएगा, नाउन वन के साथ। बोलोगे तो नहीं। तो हमने दिस किसके लिए लगाया है, बाइसिकल के लिए, और दैट आईफोन के लिए। बोलोगे तो नहीं। अगला देखो, लिखा है पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर इंटरलिंक्ड, वी मस्ट इरेडिकेट दिस। तो देखो दिस आया, ये दिस आया। अब दिस के अकॉर्डिंग हमें तो लग रहा है कि पॉपुलेशन होगा इसका, लेकिन तुम्हें बताओ इरेडिकेट करना है। इरेडिकेट मतलब क्या होता है, खत्म करना, जड़ से खत्म करना, उन्मूलन कर देना, ठीक है ना। तो इरेडिकेशन हो सकता है क्या पॉपुलेशन का, नहीं हो सकता है ना। पॉवर्टी का हो सकता है। जनसंख्या का उन्मूलन कैसे कर दोगे, थैनोस बन जाओ क्या है। तो आपके पास तो गॉन्टलेट भी नहीं, देखी ना सभी ने एवेंजर्स। तो पॉपुलेशन को अगर इरेडिकेट करना है तो मैसेकर कर दो, फिर तुम भी तो बच जाओगे, तुम भी तो पॉपुलेशन का ही पार्ट हो। परिवार अगर सब नष्ट कर दोगे अपना, नहीं कर सकते ना। तो पॉपुलेशन तो इरेडिकेट नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब दिस आ तो नियर के लिए रहा है, ठीक है ना। तो तुम्हें पूरा सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा बाद वाला। फिर सेंटेंस मैनेज कैसे करोगे, क्योंकि एक को इरेडिकेट करके दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब जो अरेंजमेंट यहां दिया है ना पॉवर्टी और पॉपुलेशन का, ये गलत है। समझ रहे हो ना मेरी बात कि नहीं, किसको मेरी बात समझ में नहीं आई। और इसी वजह से यहां जो पॉवर्टी आ रहा है, ये पॉवर्टी हम लिख देंगे कहां, पॉपुलेशन की जगह। और ये जो पॉपुलेशन आ रहा है ये कहां जाएगा, पॉवर्टी के स्थान पे। अब देखो पॉवर्टी अगर यहां आ गया तो हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, जिससे जनसंख्या को कंट्रोल कर सकें। और फिर दैट हमारा किसके लिए आएगा, तो यहां पर दिस जो आया पॉपुलेशन के लिए नहीं आया, यहां जो पॉवर्टी आ जाएगा उसके लिए हमने लिखा है। और जो दैट आएगा हमारा फिर दैट, ये दैट किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है यहां पे आने वाले पॉपुलेशन के लिए। हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ लेना। ये दिस किसके लिए आ रहा है, पॉवर्टी के लिए, और ये दैट जो आ रहा है वो पॉपुलेशन के लिए। भूलोगे तो नहीं। तो सब कुछ मैनेज होगा कि नहीं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर इंटरलिंक्ड, वी मस्ट इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल दैट। अब सोचो कि इस सेंटेंस में तुम्हें ABCD पार्ट करके दे दिया जाते, नो एरर, तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो ए पार्ट में एरर है, क्योंकि इनका ऑर्डरिंग सही नहीं दोनों की, किसकी, पॉवर्टी और पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से ये दिस और दैट गलत हो रहे हैं। क्यों भाई, दिस दैट को तुम चेंज कर देते, नॉर्मल सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब दी गई, वो अपनी जगह छोड़ नहीं सकती, टू कंट्रोल, है कि नहीं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, समझ में आया सभी को। अगला, तनीषा एंड हर कार इज वेरी ब्यूटीफुल। तनीषा, उसकी कार बहुत सुंदर है। आई नो दिस गोज टू योगा क्लासेस रेगुलरली। अब यहाँ जो दिस आ रहा है, हमने कहा नियर के लिए आता है, तो इसके हिसाब से दिस किसके लिए आना चाहिए, कार के लिए आना चाहिए। लेकिन तुम क्या बताओ हमें कि ये कार चली जाएगी योगा क्लासेस, जाएगी कभी, किसी क्लास कार जाती है योगा क्लासेस, नहीं जाती ना। तो यहाँ पे दिस नहीं कह सकते हम, क्योंकि दिस अगर दिखाओगे तो हर कार के लिए आ जाएगा, और कार योगा क्लास नहीं जाती, जाती कौन है, तनीषा, उसे लेके। और इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ दिस की जगह हम इस दिस ये कट करके क्या कर देंगे, दैट। और जैसे हम दैट कर देंगे तो हम समझ जाएंगे तनीषा के लिए यूज किया हमने इसको। समझ गए सभी लोग, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। आज यहीं तक रखते हैं, कल क्लास मिलते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक सेंटेंस था भी, रानी एंड रह गया उसमें हर कार, ऐसे कुछ लिखा था, क्या नाम था, हाँ जो भी तनीषा लिखा, यहाँ हमने इज वेरी ब्यूटीफुल लिख रखा था। तो ये भी तो सही करो, ये भी कर रहे थे, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसकी जगह क्या आएगा, हाँ। तो जिसका सही ना वो सही कर दे, तो ठीक है। अगला देखो, अगले प्रोनाउन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड प्रोनाउन हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है कि कोई दे सको और ले सको बराबरी से, ठीक है ना। तो गिव और टेक की जो पोजीशन होती है ना,
पहले हम दे सकते हैं इस वाले व्यक्ति को, यहां पर ये लेने वाला हो गया, वापस यहां फिर से दे सकते। तो गिव और टेक वाला सिस्टम हो ना कि दोनों एक दूसरे के साथ कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ, तो उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो है बस। पहला है हमारा ईच अदर, सेकंड है वन अनदर। इनका यूज समझ लो। देखो ईच अदर का यूज जब हम करते हैं तब जब दो लोग दिए हों, ठीक है ना। ईच अदर कब आएगा? जब गिव और टेक की कंडीशन दो लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, टू पर्सन्स हो, ठीक है ना। वन अनदर में क्या होगा? मोर देन टू पर्सन्स। बोलोगे ना इस बात को? ईच अदर कब लगाएंगे? सिर्फ जब दो लोगों के बिटवीन की बात की जाए, बिटवीन टू पर्सन्स। और वन अनदर कब होगा? बिटवीन मोर देन टू पर्सन्स, दो से अधिक लोग होने चाहिए, ठीक है ना, समझ लो। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये दोनों कंडीशन कब फॉलो करेंगे? जब किसी निश्चित समय की बात की जाएगी, एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है ना। एक टाइम में अगर दो लोगों के बीच का लेन देन है तो ईच अदर का यूज करेंगे, और सेम उसी टाइम में कई लोगों के बीच का लेन देन है, दो से ज्यादा लोग हैं, मोर देन 2%, तो क्या यूज करेंगे? वन अनदर। कोई डाउट इसमें? बहुत इजी है। तो जल्दी पहले इसको लिखो, फिर इसके कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है ना। इतना नोट कर लो, फिर एग्जांपल आएंगे यहाँ। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, हम एग्जांपल लिखने जा रहे हैं कुछ, ठीक है ना। तुम लोग पहले ट्राई करो, उनको नहीं आएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। पहले नोट करो, एक्सरसाइज है रेसिप्रोकल के लिए। ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनको जल्दी से एक बार ट्राई करो सभी लोग, ठीक है, फिर हम बताते हैं नए आएंगे। देखो भैया आगे तो अच्छी बात, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात। तो लिखा है श्रुति एंड हर ब्रदर। हमने कहा दो लोग होंगे एट अ टाइम, ठीक है ना। कोई भी वर्किंग, कोई भी लेन देन, है ना, एक कर रहा हो दूसरा भी उसको कर रहा हो रिपीट में, ठीक है ना, रिपीटिंग में। तो वन टाइम में अगर ऐसा हो रहा है तो हम ईच अदर यूज करेंगे, और अगर इसी टाइम में अगर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो से ज्यादा, मोर देन टू मतलब, तो क्या लगाएंगे? वन अनदर। अब श्रुति और उसका भाई एक दूसरे को समझते हैं, ये तो लिखा, तो हम ईच अदर यूज करेंगे, वन अनदर। भाई एट अ टाइम की बात हो रही है, टू पर्सन्स ही हैं स्पेसिफिकली, तो हम किसका यूज करेंगे? ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो गया? ईच अदर। कोई डाउट किसी को? अगला लिखा है इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग अ टेस्ट सीरीज विद। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ईच अदर यूज करें वन अनदर, ठीक है ना। देखो जब मैच होगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज सभी के बीच में, लेकिन जब मैच होगा एट अ टाइम तो दो ही टीमें तो पार्टिसिपेट करेंगी। कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होंगे तो इंग्लैंड बीच में आ जाएगी, नहीं आ सकती ना। तो टेस्ट सीरीज तीन लोगों के बीच में है, लेकिन एट अ टाइम फेस कौन करेगा एक दूसरे को? सिर्फ दो टीमें। और इसी वजह से यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ईच अदर। जिसने भी यहाँ वन अनदर यूज किया उसका क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ठीक है। तो डाउट किसी को? अगला देखो लिखा ऑल द स्टूडेंट्स शुक हैंड्स विद। भाई हाथ सभी लोग मिलाते हैं, ठीक है ना, लेकिन एट टाइम तो दो लोग ही मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं, तो किसे यूज करेंगे? ईच अदर। तो यहां पर भी क्या आएगा? ईच अदर।
अगला लिखा है दे शेयर द इंफॉर्मेशन। दे प्लूरल के लिए यूज होता है, हालांकि दो लोगों के लिए भी दे आ सकता है, लेकिन क्योंकि द्विवचन तो होता नहीं संस्कृत जैसे, है ना, इंग्लिश में या हिंदी में, तो दे का मतलब हम प्लूरल ही लेके चलते हैं वैसे भी। और इंफॉर्मेशन ऐसी चीज है जो एक साथ शेयर की जाती है, उसमें ये नहीं कि दो लोग ही लेन देन करेंगे, है ना, वो एक साथ कई लोगों के बीच में की जा सकती है। तो इस सेंटेंस में हम जनरली यूज करेंगे क्या, वन अनदर। लेकिन तुम ईच अदर यूज करते हो अगर इसमें तो गलत नहीं है, बस ईच अदर लगने से यहां पे क्या हो जाएगा कि दे का मीनिंग वहां दो लोग ही, समझ रहे हो कि नहीं, बोलोगे तो नहीं। अगला एवरीबॉडी मस्ट लव। अब हर व्यक्ति को आपस में प्रेम करना चाहिए। अब क्या एक बार में क्या दो लोग ही प्रेम करेंगे, ऐसा तो है नहीं। माता पिता अपने बच्चों को तीन होंगे, तीनों के साथ प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं। प्रेम का मतलब थोड़ी ना होता है खोपड़ी में बैठा लिया, प्रेम का मतलब प्रेम करने से है। तो यहां पर सुटेबल क्या रहेगा, ईच अदर या वन अनदर, क्या रहेगा, वन अनदर। बोलोगे तो नहीं इस बात को, क्यों भाई। और अगर हम यहां पर अगर ईच अदर लगा दें तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो गलत हो जाएगा, तो भी गलत नहीं होगा। तब मीनिंग ये बन जाएगी कि दो लोग हैं, एवरीबॉडी में दो लोग हैं। और हम ये भी मान सकते हैं कि हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन एक बार में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। हो सकता है किसी के लव ट्रायंगल चल रहा है, नहीं समझ रहे हो, एक लड़की दो लड़के या दो लड़कियां और लड़का, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो एक बार में तो दो का ही प्रेम होगा, इसलिए क्या लगाएंगे, ईच अदर। तो दोनों ही इसमें सही है, ठीक है ना। जनरली हम एक वाइडर सेंस लेके चलते हैं और इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का। बोलोगे तो नहीं इस बात को, किसी को डाउट। अगला लिखा द कंट्रीज मस्ट मेंटेन डैश बॉर्डर्स। भाई कंट्रीज का बॉर्डर है तो आपस में दो कंट्री का तो बॉर्डर शेयर होता है, सबका होगा आपस में बॉर्डर। हो सकता है इंडिया का, हो सकता है क्या है ऐसा कि इंडिया का 5-6 कंट्री से बॉर्डर है, लेकिन जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तान से कह रहे हैं और इंडिया के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि एक दूसरे की सीमा का सम्मान करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए उसकी ट्रीटी, है ना, आर्टिकल 51 जानते हो ना सभी लोग, डीपीएसपी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि दो लोगों के बीच में एक बार बात की जाएगी, ठीक है ना, एट टाइम। और इसीलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, ईच अदर, ठीक है। लेकिन अब देखो ईच अदर के बाद यहां पर तो एक नाउन आ गया, और नाउन आ गया तो इसमें बन जाएगा अपोस्ट्रोफी का केस, है ना, मतलब किसका केस, पॉजिटिव केस बन जाएगा, पॉजिटिव केस बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी। जब भी इस तरह के होते हैं तो बाद वाले में लगा देते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को, जल्दी इसको नोट करो। ये सभी नोट कर लिया। देखो अब इसी में एक और फ्रेज आता है जिसे हम बोलते हैं एवरी अदर। क्या बोलते हैं, एवरी अदर। अब क्या है एवरी अदर, तो समझ लेते हैं। ईच अदर है, वन अनदर है, और एक और वर्ड होता है क्या, एवरी अदर, एवरी अदर। तो एवरी अदर का मीनिंग होता है ऑल्टरनेट। क्या होता है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट जानते हो, ऑल्टरनेट का मीनिंग किसको नहीं पता, ऑल्टरनेट का मीनिंग होता है कि एक को छोड़कर दूसरा, ठीक है ना। तो वन लीविंग द नेक्स्ट वन, मतलब हम उस एक की बात करेंगे जो अगले वाले को छोड़कर आएगा, ठीक है ना। कोई डाउट किसी। तो ऐसे देखो हम बताते हैं, जैसे ऑल्टरनेट की अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेट क्या है, जैसे मंडे आया, उसके बाद ट्यूसडे, और संडे, ये दिन हुए। कोई भी काम मंडे को हो रहा है, ट्यूसडे को नहीं हुआ, फिर वेडनेसडे को होगा, थर्सडे को नहीं होगा, फ्राइडे को होगा, सैटरडे को नहीं, संडे को फिर से होगा। तो देखो एक को छोड़कर दूसरा हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव मतलब होता है चॉइस, इसको कंफ्यूज मत करना इससे, ऑल्टरनेटिव से। ऑल्टरनेटिव एक डिफरेंट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, चॉइस, मतलब तुम कुछ भी चूज कर लो, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल दिया है, किसने लिखा,
Spanish met me every other month। अगर ये लिखा हुआ तो यहाँ पे एवरी अदर का यूज कर रहे हैं, तो एवरी अदर का मीनिंग क्या हुआ? हो सकता है वो जनवरी में मिला हमसे, फिर फरवरी नहीं, मार्च में फिर से मीटिंग हुई हो, फिर उसके बाद अप्रैल में फिर से गैप हो गया, और ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा सिस्टम। बात समझ आ रही है नहीं? तो एवरी अदर का मीनिंग ये होता है कि एक को छोड़कर दूसरा, ठीक है ना, मतलब पहला होगा फिर दूसरा नहीं, फिर तीसरा होगा चौथा नहीं, इस तरह से ना ऑल्टरनेट चलेगा। एक और एग्जांपल ले लो, I have exams every other week। ठीक है, ये लिखा हुआ इस तरह से, I have exams every other week। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हो सकता है फर्स्ट वीक में हो एग्जाम, सेकेंड वीक पे नहीं, थर्ड पे हो सकते हैं, फिर फोर्थ पे नहीं, फिफ्थ पे होंगे, इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, कोई किसी को डाउट? तो ये मीनिंग है एवरी अदर का, ठीक है ना। दैट मींस ऑल्टरनेट, वन लीविंग द नेक्स्ट वन, एक को छोड़कर एक। कोई डाउट किसी को? कर लो सभी, तो नोट करो, बैठे हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आया सभी? अगली कैटेगरी पढ़ते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट ना कर रहे हैं, ठीक है ना, नाउन की जगह आ रहा है, ठीक है, नेमिंग ना हो कुल मिला के, और दूसरा उनकी जो नंबर है वो डेफिनेट ना हो, तो इंडेफिनिट हो। ध्यान समझो इसको। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये हमने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कई होते हैं, ये हमने पहले 4 लिखे हुए हैं। इनमें अगर हम बडी लगा दें या फिर वन लगा देते हैं तो इससे हो क्या जाएगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा वन पर्सन एट ए टाइम का। समबडी लिखा, कोई एक पर्सन है किसी टाइम पे, समवन लिख दो, एवरीबडी लिख दो, एवरीवन लिखो, एनीबडी लिख दो, एनीवन लिख दो। तो हम किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल टाइम में, एट अ टाइम, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर में क्या हो गया? ये क्या करता है? वन पर्सन एट अ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, समवन समबडी लिख रहे हो तुम, या एवरीवन एवरीबडी लिख रहे हो, एक पर्सन की बात की जा रही है, और अगर एक पर्सन की बात की जा रही है तो क्या इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? यहां तक कोई किसी डाउट है? हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं।
देखो एग्जांपल लिखे हुए लिखा समवन हैज लेफ्ट हर हिज वंस इट्स कार हियर। तो समवन किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगुलर को। अगर समवन सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है तो हमने हैज लगाया, थर्ड फॉर्म है वो ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ब का है। सिंगुलर है एवरीबॉडी के साथ, ये पास्ट है, सिंगुलर ही मानेंगे। एनीबॉडी कैन आया हुआ, ठीक है, यहां तक कोई किसी को डाउट है? अब देखो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद यहां पर जो आ रहा है इसके बाद कार लिखा हुआ है, पॉजिटिव केस है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समवन को चूज कर रहे हैं तो हम हर को चूज करें, हिज को, वंस को या इट्स को, क्या सही रहेगा? क्या सही रहेगा बताओ? प्रत्येक बोलो। इट्स और बताओ, हिज और बताओ, वंस को और किसको बताओ? जी बताओ। देखो भाई तो किसका यूज करेंगे? देखो जब भी समवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी मतलब नहीं साथ में कुछ यूज किया हो, इंडेफिनिट पर्सन का केस बनेगा अगर, तो हमेशा हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना? मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या सही है? ये जो हर, वंस, इट्स है सभी क्या है? रॉन्ग। समझ गए कि नहीं? तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई कि इनके साथ हम ही को समझ सकते हैं, ठीक है ना, हिम को यूज कर सकते हैं और हिज को जब भी आएंगे। समझ रहे हो? जिस केस में यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव केस में तो हिज, ऑब्जेक्टिव केस में तो हिम और सब्जेक्टिव केस है अगर तो ही। समझ गए? अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आए तो इसी तरह से लिखा है एवरीबॉडी डिड, क्या हो जाएगा? हिज वर्क, ये इट्स रॉन्ग, सभी रॉन्ग। अगर एनीबॉडी कैन लर्न तो क्या हो जाएगा? हिज, सभी रॉन्ग। कोई डाउट किसी को? कोई कुछ बोलेगा नहीं इसमें? अब एक चीज देखो, अभी इनके साथ हमने पर्सन की बात की, क्या इनके साथ हम किसी चीज की बात नहीं कर सकते? हम थिंग लगा देंगे तो क्या समथिंग नहीं हो जाएगा? एवरीथिंग नहीं हो जाएगा? एनीथिंग, नथिंग। और जब भी हम इसकी बात करेंगे थिंग की, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी चीज को, किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके साथ हम हमेशा यूज करेंगे इट का और इट्स का, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं, इसे हम लिख दिया। एवरीथिंग हैज हिज हर वस्तु की एक कीमत होती। एवरीथिंग हैज हिज, वंस, हर, इट्स वर्थ। तो हमने क्या कहा कि जब एवरीथिंग हो जाएगा, ये हो गया नॉन लिविंग का केस, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो हो गया कैसा? ये वस्तु हो गई, है ना, हर वस्तु। तो एवरीथिंग आया तो हम किसका यूज करेंगे? इट्स का, ठीक है ना। पॉजिटिव केस से वर्थ आया, उसके बाद नाउन है, इसलिए इट्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सभी लोग, यहाँ पे हर, वंस और हिज का रॉन्ग। कोई किसी की डाउट कर लो सभी लोग, नोट करो। यहाँ पे लिख जरूर लेना जो ये लिखा है।
ये थिंग किसके लिए आएगा? फॉरेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई कुछ पूछना है किसी को? नहीं ना, नोट करो। देखो भाई, अरे बोलो मत यार, तुम बहुत बोलते हो। चलो अगला एक डेफिनेट प्रोनाउन पढ़ते हैं, जिसे हम ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल। ऑल भी तो अपने यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल, ऑल का मतलब सभी होता है। इनडेफिनिट कैसे? तुम कह सकते हो ऑल में 10 लोग होंगे या 20 या 25 या 30, नहीं क्लियर कर सकते हो ना, इसलिए ऑल भी क्या अपने आप में इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये जो ऑल है ये दो तरह से यूज होता है। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, तो इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में आया तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो दो ही स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके ऑल में, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, मतलब हम काउंट कर सकते हैं और प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। या फिर इसको हम काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है ना, मतलब ये एक वचन का काम भी करता है और बहुवचन का। क्लियर? हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, जल्दी सभी लोग नोट करते जाओ, उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे लिखना है सभी को, ठीक है? रेड से लिखते हैं दोबारा, ठीक है? तो भाई 6 सेंटेंस लिखे हुए, इनको जल्दी से नोट करो और इनको सही करो। सही है तो बहुत अच्छी बात, अगर रॉन्ग है तो इनको राइट करो। जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है सभी के पास। देखो भाई ध्यान से सुनो सभी लोग। पहला सेंटेंस देखो, लिखा है ऑल इज वेल। देखो ऑल का यूज किया गया इज वेल। तुमने देखा होगा कि कोई तुमसे पूछे अगर और सब कैसा चल रहा है, तुम कहते हो सब बढ़िया। सब का मतलब ऑल इज वेल तो बोलते हो। क्या यहाँ पे ऑल क्या अपने घर के बारे में बता रहे हो? तुम अपनी कंडीशन बता रहे हो, अपनी हेल्थ बता सकते हो, मतलब जिस भी स्टेट में तुम हो, जिस अवस्था में वो तुम डिफाइन करते हो उसके सामने, है ना, उसको बताते हो। तो जब यहाँ पे ऑल इज वेल आया, सेंटेंस सही है अपने आप में, लेकिन यहाँ पर जो ऑल आ रहा है इसका मीनिंग क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हेल्थ या स्टेट को, हेल्थ और स्टेट को, मतलब तो अपनी अवस्था कंडीशन के बारे में बता रहे हो, ठीक है। लेकिन जो अगला आ रहा है ऑल आर वेल, अब तुमसे वही व्यक्ति पूछ रहा है घर में सब कैसे हैं, तुम कहते हो सब अच्छे हैं, तो सब के साथ तुम लोग तो यूज करते नहीं, लेकिन यहाँ ऑल का मीनिंग ही क्या है? पर्सन्स से, कि सभी पर्सन सभी लोग अच्छे हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ जो ऑल आ रहा है ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम यहाँ पे इज लगा दोगे तो फिर ऑल इज वेल का मतलब हो जाएगा तुम अपनी हेल्थ या स्टेट को बता रहे हो, ठीक है ना। अगला है ऑल इज आर वेल दैट एंड्स वेल। थर्ड बात देखो यहाँ, ऑल इज आर वेल दैट एंड्स वेल। तो यहाँ पर जो ऑल आ रहा है पर्सन्स की बात नहीं की जा रही भाई। पर्सन्स कैसे अच्छे हो जाएंगे? कार्य अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑल आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को। तो वर्क इज वेल मतलब हर चीज अच्छी है जो अच्छी होती, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे जब वर्क आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम यूज करेंगे इज। यहाँ पे आर अपने आप में गलत हो जाएगा। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है ना, मतलब जो अच्छा हो वही कार्य अच्छा होता है, ठीक है ना। जिसका अंत अच्छा हो वही अच्छा, अंत भला तो सब भला, ठीक है। अगला ऑल इज आर इनवाइटेड बट फ्यू आर सिलेक्टेड। कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया है, बुलाया सबको गया। तो यहां पर जो ऑल आ रहा है ये
क्या अनकाउंटेबल नाउन है? नहीं, ये पर्सन्स को शो कर रहा है। स्पेसिफिकली तुम्हें आप बोल सकते हो कि कैंडिडेट्स की बात कर रहा है क्योंकि सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑल का मीनिंग क्या है? कैंडिडेट्स और पर्सन्स, है कि नहीं है? और इसी वजह से अगर ये प्लूरल हो गया कैंडिडेट्स और इनको काउंट कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसी वजह से यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर, यहाँ पे इस राउंड हो जाए, ठीक है कि नहीं। अगला ऑल हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द पार्टी, सभी को पार्टी के बारे में इन्फॉर्म किया गया। तो क्या यहाँ ऑल अपने आप में अनकाउंटेबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि जिनको बुलाया गया वो तो सजीव होंगे, वो तो लिविंग थिंग होंगे, वो पर्सन्स होंगे ना। तो यहाँ पर ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर पर्सन्स की बात की जा रही है यहाँ पर ऑल के माध्यम से, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव, यहाँ पे हैज राउंड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ऑल वाज वर ऑफर्ड मनी, धन किसको ऑफर करोगे? लोगों को, ग्रुप को, किसी भी को करोगे ना। तो यहाँ पर ऑल का मीनिंग फिर से वही क्या हो गया? पर्सन्स, ठीक है ना, सभी लोगों को धन ऑफर किया गया। तो अगर यहाँ पर्सन्स को शो कर रहा है ऑल, क्योंकि ऑल का काम ही या तो अनकाउंटेबल होगा, जैसे यहाँ वर्क है, जैसे यहाँ हेल्थ या स्टेट है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे यहाँ इज आई, यहाँ पर इज आई। लेकिन अगर ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन को दिखा रहा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन को शो करेगा, ठीक है ना, प्लूरल होगा, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, चाहे सेकंड में किया और पर्सन्स आया, यहाँ पे फोर्थ में, फिफ्थ में, और ऐसे यहाँ पे सिक्स्थ में, तो यहाँ क्या सही है? वर्ब। ये वाज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। विदाउट किसी को अच्छे समझ आ रहा है सभी को? तो ये तरीका इस तरह समझाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ोगे तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को डाउट है इसमें? बताओ, किसी को डाउट हो? समझ आ रहा है ना? चलो ठीक, नोट करो। देखो ऑल की कैटेगरी में इसके बाद एक तरीके से और ऑल का यूज देता है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं, ध्यान से सभी लोग सेंटेंस नोट करो, जो आए वो करो, ना आए तो छोड़ दो, हम बताएंगे, ठीक है। लिखो, इन सभी को नोट कर लो। अगर ना भी लगे हो कॉमा तो भी गलत नहीं होता, ठीक है ना, स्ट्रक्चर सही होता। जल्दी से करने का प्रयास करो इनको। देखो भाई, समझ में तो आए नहीं होंगे यार, किसी को आए समझ में? चलो जैसे भी आए। देखो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर दिया होता है ऑल के साथ, तो जनरली होता क्या है, जो ये ऑल होता है इसका जो सब्जेक्ट होता है पीछे दिया रहता है, क्योंकि यहाँ लिखा क्या, हिंदी समझो इसको पहले तो। ऑल आई नो इज आर मानवी, इसका मीनिंग है मैं जो भी जानता हूं वो सब मानवीय है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है ये पीछे सब्जेक्ट मानवी को, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऑल जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो पीछे दिया होता है, ना कि ये नहीं है इसका सब्जेक्ट। ऑल का सब्जेक्ट क्या है, पीछे, यहाँ पर मानवी, अगले में रिकॉर्डिंग्स, अगले में ऑल के साथ आगे देखेंगे, ऑल के साथ आगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑल का जो सब्जेक्ट होगा ये आप पीछे दिया होगा, ठीक है ना। और हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी होती। कुल मिला के ऑल दिखा रहा होगा इस सब्जेक्ट को, और इस सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कहां होगी, यहां पर होगी। तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। क्लियर? देखो जैसे पहला सेंटेंस तो लिखा है ऑल आई नो, तो ये ऑल किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मानवी को। और अगर ये मानवी को दिखा रहा है तो मानवी के लिए क्या हम सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल सिंगुलर, तो मानवी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज सही है, आर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑल आई नो इज मानवी। क्लियर? किसको समझ में नहीं आया?
अगला देखो, फिर से यहाँ पे ऑल दिया हुआ है। ऑल का सब्जेक्ट क्या है? ये रिकॉर्डिंग्स, और ये रिकॉर्डिंग्स तो प्लूरल है, नहीं है क्या प्लूरल? अगर ये प्लूरल तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इज रॉन्ग हो जाएगा। ऑल सी नीड्स आर रिकॉर्डिंग्स, उसे जो चाहिए वो क्या है? रिकॉर्डिंग। कुल मिला के उसको रिकॉर्डिंग की ही नीड है, ठीक है। अगला ऑल प्रतीक्षा डिमांड्स, जिस भी चीज की प्रतीक्षा डिमांड करती है वो क्या है? अब देखो, हम ऑल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के लिए जाएंगे पीछे, लेकिन सब्जेक्ट के लिए मेरे पास ये पूरा लिखा मिले, आई एक्सपेक्ट यू। देखो क्या लिख दिया है, एक्सेप्ट करो इसको, सॉरी तो सही कर लेना, ठीक है ना, गलत तो नहीं लिखा किसी ने। आई एक्सेप्ट यू। तो हमने पहले ये भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि जब एक्सेप्ट लगा होता है इसका मीनिंग क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? सब्जेक्ट की, आई की। और अगर आई की हम बात कर रहे हैं तो आई के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एम। ना ये आर होगा ना ये इज होगा। समझ गए कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑल प्रतीक्षा डिमांड्स एम आई एक्सेप्ट यू, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के तुम्हें छोड़कर मेरी डिमांड है प्रतीक्षा, ठीक है। अगला ऑल हरी स्पेंड, जो कोई भी हरी स्पेंड किया वो क्या है? 10,000 रुपी, और 10,000 रुपी एक सम है, ठीक है ना, अमाउंट है मनी का। अमाउंट जो होता है मनी का वो हमेशा सिंगुलर में शो किया जाता है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे ना कि आर। तो ऑल के अकॉर्डिंग ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इज। बोले तो नहीं? अगला देखो लिखा है ऑल रितेश डिमांड्स, जो भी रितेश डिमांड करता है वो क्या है? ऑल किसके लिए आ रहा है? 5 डेज के लिए। और समझो 5 डेज, यहां पर डेज नहीं लिखा हुआ है, 5 डेज एक ग्रुप है 5 दिनों का, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो हम 5 डेज के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करेंगे ना कि आर को। जिसने भी आर सेलेक्ट कर लिया उसका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। मतलब उसको सिंगुलरिटी को शो करता है 5 डेज यहाँ पर, कि रितेश को 5 दिन का समय चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक सभी लोग इसको प्रिपेयर कर लेना, अगली क्लास में मिलते हैं। कुछ पूछना बताओ, कुछ पूछना किसी को है? ठीक है ना, इसको पढ़ो अच्छे से, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। इसके आगे पढ़ाएंगे, नोट करो।